तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। वॉइस आ रही है सभी को? तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। वेरी गुड। लास्ट टॉपिक बताइएगा एक बार। जल्दी से जॉइन हो जाइए फास्ट। स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए स्टूडेंट्स फास्ट कनेक्ट हो जाइए। हम थे मोर्स थ्योरी पे, मोर्स कुलाम्स थ्योरी। लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा मोर्स कुलाम्स थ्योरी। थ्योरी जिसमें हमने लिखा था फॉर्मूला S इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। लिखा था ये फॉर्मूला। ये था आपका लास्ट टॉपिक। ये था हमारा लास्ट टॉपिक। अब स्टार्ट करते हैं अपन न्यू टॉपिक से। अब स्टार्ट करते हैं हम न्यू टॉपिक से। जल्दी से फास्ट कनेक्ट हो जाइए। जल्दी से फास्ट कनेक्ट हो जाइए। नेक्स्ट जो टॉपिक है
वो है आपका टेस्ट, टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग शियर स्ट्रेंथ, लिखिएगा टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को डिटरमाइन करने के टेस्ट की बात करते हैं। तो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, लिखिएगा सबसे पहले डायरेक्ट शियर टेस्ट। कौन सा? डायरेक्ट शियर टेस्ट, इसे बोलते हैं शियर बॉक्स टेस्ट भी कहते हैं, शियर बॉक्स टेस्ट भी कहते हैं। सेकंड है आपका ट्राई एक्सियल टेस्ट। थर्ड है आपका अनकन्फाइंड अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। फोर्थ है आपका वेन शियर टेस्ट। तो जितने भी टेस्ट हैं ये सभी टेस्ट हमें देखने हैं। कौन कौन से? चार टेस्ट हैं। डायरेक्ट शियर टेस्ट, इसको शियर बॉक्स टेस्ट, ट्राई एक्सियल टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड वेन टेस्ट एंड वेन शियर टेस्ट। तो हम आते हैं सबसे पहले टेस्ट पे, सबसे फर्स्ट टेस्ट पे आते हैं। और फर्स्ट टेस्ट लिखिएगा, फर्स्ट इज डायरेक्ट शियर टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट। कौन सा फर्स्ट है हमारा? डायरेक्ट शियर टेस्ट की बात करते हैं। जो डायरेक्ट शियर टेस्ट है, ये डायरेक्ट शियर टेस्ट में एक सॉइल सैंपल को उस बॉक्स में प्लेस करते हैं, शियर बॉक्स में प्लेस करते हैं। इसमें दो हाफ्स होते हैं, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। इसमें जब हम शियर फोर्स लगाते हैं तो सॉइल लोड लेगी, सॉइल बियर करेगी और एक पॉइंट पे आके ये फेल कर जाएगी, एक पॉइंट पे आके ये फेल कर जाएगी। और जिस पॉइंट पे ये फेल करेगी वो उसकी शियर स्ट्रेंथ होगा, जिस पॉइंट पे ये फेल करेगी उस पर शियर स्ट्रेंथ होगा। इस डायरेक्ट शियर टेस्ट ये सिंपल है, क्विक है, इजी है, इकोनॉमिकल है। पर ड्रॉबैक की अगर बात करें तो व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ दिस टेस्ट? तो ड्रॉबैक क्या है इसके? ड्रॉबैक सर ये है कि इसमें जो डिफाइनाइट होता है, प्लेन पहले से ही प्री डिफाइन होता है कि यहीं से ही फेल करेगी, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन के थ्रू ही सॉइल मास क्या करेगी? फेल करेगी। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही सॉइल मास क्या करेगी? आपकी फेल करेगी। क्लियर हुआ? इसमें प्री डिफाइन होता है, इसमें ये प्री डिफाइन होता है, इसमें ये प्री डिफाइन होता है। तो लिखिएगा डायरेक्ट शियर टेस्ट के अंदर, डायरेक्ट शियर टेस्ट में अपन लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट। और वो पॉइंट क्या है आपका डायरेक्ट शियर टेस्ट के अंदर? कि सॉइल स्पेसिमेन इज कन्फाइंड इन अ, सॉइल स्पेसिमेन इज कन्फाइंड इन अ मेटल बॉक्स। मेटल बॉक्स में उसको कन्फाइन करते हैं, एक मेटल बॉक्स है उसमें कन्फाइन करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स में होता है, एक होता है लोअर हाफ और एक होता है अपर हाफ। एक होता है लोअर हाफ और एक होता है अपर हाफ। दो पार्ट होते हैं, एक लोअर हाफ और एक होता है अपर हाफ। जब इस पे लोड लगेगा तो सॉइल मास फेल करेगी और शेयर डिफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। शेयर डिफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। क्लियर हुआ? तो एडवांटेज क्या हुआ? ठीक है, अगर एडवांटेज की बात करें कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ दिस टेस्ट, तो एडवांटेज क्या है? इट इज क्विक, कॉमा इजी है, और अगर बात करें तो इकोनॉमिकल है। मतलब एपरेटस क्या होता है इसका? सस्ता होता है। और नो स्किल मैन पावर इज रिक्वायर्ड, नो स्किल मैन पावर इज रिक्वायर्ड, कोई स्किल मैन पावर की जरूरत भी इसमें नहीं होती है। अगर हम बात करें सर डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये डिसएडवांटेजेस आपको याद रखने हैं। ये डिसएडवांटेज आपको याद रखने हैं। पहला कि जो फेलियर प्लेन होगा वो प्रीडिटरमाइंड होगा, मतलब पहले से ही पता होगा कि वो किस फेल से टूटेगी, मतलब वो किस प्लेन से फ्लेयर होगी, मतलब ये फेलियर प्लेन प्रीडिटरमाइंड होगा।
पोर प्रेशर पे कोई भी आपका मेजर नहीं है, वॉल्यूम चेंज को मेजर नहीं कर सकते। स्ट्रेस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फेलियर प्लेन पे नॉन यूनिफॉर्म होता है। ये सारे इसके ड्रॉबैक है। तो लिखिएगा पहला, फेलियर प्लेन इज प्री डिटरमाइंड, पहले से ही पता होगा। मतलब ये बॉक्स है और ये दो पार्ट में है, ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है, तो यहीं से ऑलवेज फेल करेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो फेलियर प्लेन क्या होगा, प्री डिटरमाइन होगा। सेकंड इसके अंदर पॉइंट लिखिएगा, सेकंड इसके अंदर पॉइंट लिखिएगा कि ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल, कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ड्रेनेज कंडीशन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई वेल ही नहीं होते। भाई वॉल होंगे तभी तो इसको कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर, अगर नेक्स्ट बात करें तो देयर विल बी नो मैकेनिज्म, देयर विल बी नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है पोर वाटर प्रेशर को मेजर करने का, पोर प्रेशर को मेजर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। और फिर नेक्स्ट लिखिएगा नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन व्हाट, ऑन फेलियर प्लेन। ये सभी बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको याद रखने, मतलब डिसएडवांटेजेस कौन कौन से, एक बार देख लीजिएगा। पहला, फेलियर प्लेन पहले से पता होगा, प्रीडिटरमाइंड होगा। सेकंड, ड्रेनेज कंडीशन पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। नेक्स्ट, पोर वाटर प्रेशर को मेजर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, और न ही वॉल्यूम चेंज को, और नो मैकेनिज्म टू मेजर वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज को भी मेजर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है फेलियर प्लेन पे, क्लियर। तो यहाँ पे अपन आते हैं, डन, डायरेक्ट शियर टेस्ट। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, ट्राई एक्शियल टेस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ट्राई एक्शियल टेस्ट, लिखिएगा ट्राई एक्शियल टेस्ट। ट्राई एक्शियल टेस्ट, सबसे पहला पॉइंट, ऑल टाइप ऑफ सॉइल के लिए होता है, ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल के लिए होता है, ठीक है। सेकंड, कैसा है, इट इज अ टू स्टेजेस या इट इज अ टू स्टेजेस प्रोसेस या टू स्टेज प्रोसेस, इट इज अ टू स्टेज प्रोसेस होता है। पहली स्टेज कौन सी होती है, पहली स्टेज कौन सी होती है, इसको बोलते हैं सेल प्रेशर, सेल प्रेशर स्टेज, सेल प्रेशर स्टेज। सेकंड कौन सी होती है हमारी, डेविएटर स्टेज, डेविएटर स्टेज। एक होती है सेल प्रेशर, दूसरी होती है डेविएटर। एक कौन सी होती है, सेल प्रेशर, और दूसरी कौन सी होती है हमारी, डेविएटर। क्लियर है, नोट करिएगा। एक होती है सेल प्रेशर, दूसरी होती है डेविएटर। और हम बात करें सेल प्रेशर की, तो पहली स्टेज और दूसरी स्टेज का डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट स्टेज है और यहाँ पे सेकंड स्टेज है। क्या होता है सेल प्रेशर स्टेज में, तो ये सर एक सॉइल मास है, ये एक सॉइल मास है। इस सॉइल मास में चारों तरफ से क्या लगेगा, एक सेम प्रेशर लगेगा, चारों तरफ से एक सेम प्रेशर लगेगा, इसे बोलेंगे कन्फाइनिंग प्रेशर, और सिग्मा 3 बोलते हैं। सिग्मा सी बोल दीजिए या सिग्मा 3 बोल दीजिए, सिग्मा 3 बोल दीजिए या सिग्मा सी बोल दीजिए। सिग्मा 3 या सिग्मा सी का मतलब क्या है, सिग्मा 3 जो होता है, सिग्मा 3 को बोलते हैं माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और सिग्मा सी कन्फाइनिंग स्ट्रेस, कन्फाइनिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो एक ऑल अराउंड सेम प्रेशर लगाएंगे, इसको बोलते हैं कन्फाइनिंग प्रेशर। वो कन्फाइनिंग प्रेशर लगाने से क्या होगा, एक स्टेबल मास के अंदर ये आ जाएगी। नेक्स्ट,
सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, ये ऑल अराउंड सेल प्रेशर तो लग ही रहा है, ये ऑल अराउंड सेल प्रेशर तो लग ही रहा है, जिसको हमने बोल दिया सिग्मा 3 या सिग्मा सी। इसके अलावा हम एडिशनल स्ट्रेस और अप्लाई करते हैं, इस पे एडिशनल स्ट्रेस, ये तो सिग्मा 3 लग ही रहा है, इस सिग्मा 3 के साथ में एडिशनल स्ट्रेस सिग्मा डी, जिसको बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं, डेविएटर स्ट्रेस। क्या है, डेविएटर स्टेज है। दो स्टेज बताई थी आपको, कौन कौन सी, प्रेशर और डेविएटर। तो सेल प्रेशर में ऑल अराउंड सेम प्रेशर लगेगा, जिसको कन्फाइनिंग प्रेशर कहते हैं। ये फेलियर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, ये स्टेबल मास, स्टेबल स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर नेक्स्ट में इस सेल प्रेशर के अलावा हमने एडिशनल स्ट्रेस लगाया, उस एडिशनल स्ट्रेस को बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस को बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस। प्लस सिग्मा 3 है, और इस सिग्मा प्रिंसिपल स्ट्रेस, जैसे सिग्मा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, उसी तरह से सिग्मा क्या है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है। ठीक है, नोट करिएगा। अब ये दो कंडीशन में होता है, अभी जो टेस्ट है ये दो कंडीशन में करते हैं। पहली कंडीशन ड्रेन्ड कंडीशन, ड्रेन्ड कंडीशन, और सेकंड अनड्रेन्ड कंडीशन, अनड्रेन्ड कंडीशन। ड्रेन्ड कंडीशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है, ड्रेनेज ऑफ वाटर इज अलाउड, जहां पे क्या बोलेंगे, इस ड्रेन कंडीशन में हम क्या कहेंगे, इस ड्रेन कंडीशन में कहेंगे कि जहां पे ड्रेनेज ऑफ वाटर इज अलाउड, ड्रेनेज ऑफ वाटर इज अलाउड, इसमें से वाटर का निकलना, ड्रेन करना अलाउड है, सो बोलेंगे ड्रेन कंडीशन। और अनड्रेन कंडीशन कब, जहां पे ड्रेनेज ऑफ, ड्रेनेज ऑफ वाटर, ड्रेनेज ऑफ वाटर इज नॉट अलाउड। ड्रेन कंडीशन जहां पे ड्रेनेज अलाउड है, अनड्रेन कंडीशन जिसमें वाटर का ड्रेन आउट करना उस सॉइल सैंपल से अलाउ नहीं है, उसको बोलते हैं अनड्रेन कंडीशन। तो क्या बोलते हैं, अनड्रेन कंडीशन। क्लियर हुआ। अब आता है इसके अंदर एक टर्म, और वो होता है एरिया करेक्शन। एरिया करेक्शन इस पे आता है आपका, गेट में न्यूमेरिकल पूछ सकता है। देखिएगा एरिया करेक्शन पे, एरिया करेक्शन के अगर फॉर्मूले की बात करें तो ए इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन वी अपॉन में 1 माइनस एप्सिलॉन एल, ये होता है एरिया करेक्शन का फॉर्मूला। ए इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन वी और 1 माइनस एप्सिलॉन एल, 1 माइनस एप्सिलॉन एल। क्लियर हुआ सभी को। तो यह है एरिया करेक्शन का फॉर्मूला। अब बात आती है इसके अंदर एरिया करेक्शन में भी, कि अगर ड्रेनेज इज नॉट परमिटेड, क्या कंडीशन, इफ ड्रेनेज इज, ड्रेनेज इज नॉट परमिटेड, अगर ड्रेनेज परमिटेड नहीं है, मतलब वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा सर, जीरो हो जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब जीरो हो गया, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए नॉट अपॉन में 1 माइनस एप्सिलॉन एल। तो ये भी फॉर्मूला बन गया, आया किससे, इसी फॉर्मूले से ये निकल के आया। क्लियर हुआ। जब आपका ड्रेनेज अलाउ नहीं है, जब ड्रेनेज अलाउड नहीं है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज होगा क्या वॉल्यूम में, सर नहीं होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। फॉर्मूला क्या बन गया, ए नॉट 1 माइनस एप्सिलॉन एल। एप्सिलॉन एल की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, यहाँ पे एप्सिलॉन एल की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। और एप्सिलॉन वी की बात करें तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। क्लियर हुआ। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट। नेक्स्ट लिखिएगा,
नेक्स्ट हम लिख रहे हैं आपके एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट। ट्राई एक्सियल टेस्ट के एडवांटेज क्या होंगे? जितने भी डिसएडवांटेज थे किसके, जितने भी डिसएडवांटेज थे हमारे शेयर टेस्ट के, ठीक है, शेयर बॉक्स टेस्ट के और डायरेक्ट शेयर टेस्ट के, वो सारे के सारे एडवांटेज इसके किसके, ट्राइएक्सियल टेस्ट के। कि पहले सबसे फेलियर प्लेन प्रीडिटरमाइन था, इसमें फेलियर प्लेन प्रीडिटरमाइन नहीं होगा, इट इज द वीकेस्ट प्लेन, जहां से सॉइल को ब्रेक होना है, जहां से सॉइल को फेल होना है वहीं से सॉइल फेल होगी। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन उसमें नॉन यूनिफॉर्म था, इसमें यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम चेंज को मेजर कर सकते हैं, बट दिक्कत क्या है, स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कॉस्टली इक्विपमेंट, ये सभी। तो एडवांटेज में लिखिएगा फेलियर अकर्स अलोंग द वीकेस्ट प्लेन, फेलियर अकर्स अलोंग द वीकेस्ट प्लेन, ये वीकेस्ट प्लेन से होगा, वीकेस्ट प्लेन, ठीक है, जो कि प्रीडिटरमाइन नहीं होगा। कंप्लीट कंट्रोल ओवर द ड्रेनेज, कंप्लीट कंट्रोल ओवर दी ड्रेनेज, ड्रेनेज पे कंप्लीट कंट्रोल होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा देयर इज अ मैकेनिज्म टू मेजर, देयर इज अ मैकेनिज्म टू मेजर पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर, मैकेनिज्म टू मेजर पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर को मेजर कर सकते हैं, मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, क्योंकि वॉल्स होते हैं ना, वॉल्स से हम कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलियर प्लेन कैसा होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द फेलियर प्लेन कैसा होगा, इज यूनिफॉर्म होगा, उसमें नॉन यूनिफॉर्म और इसमें यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लिखिएगा वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज ऑल्सो बी मेजर्ड, ऑल्सो बी मेजर्ड, वॉल्यूम चेंज को भी हम मेजर कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है, दिस ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट, एडवांटेजेस ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट, नोट करिएगा। फिर आते हैं अपन टाइप्स ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज कंडीशन, टाइप्स ऑफ ट्राई एक्सियल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज कंडीशन, ड्रेनेज कंडीशन के बेसिस पे, ड्रेनेज कंडीशन के बेसिस पे ट्राई एक्सियल टेस्ट को तीन तरह से किया जाता है। देखिए कौन सा, यूयू टेस्ट, सीयू टेस्ट और सीडी टेस्ट, यूयू सीयू एंड सीडी, नोट करेगा यूयू सीयू एंड सीडी। यूयू की अगर बात करें तो अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, अनकंसोलिडेटेड डेटेड अनड्रेन्ड अनड्रेन्ड टेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, ये कंसोलिडेटेड ड्रेन्ड टेस्ट। अब देखिएगा क्या डिफरेंस है, क्या मीनिंग है यूयू सीयू और सीडी। यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है रिप्रेजेंट करिए फर्स्ट स्टेज को, मतलब पहली स्टेज में वाटर का एक्सप्लाउट होना अलाउड नहीं है, अनकंसोलिडेटेड, और दूसरी स्टेज में दूसरी टर्म रिप्रेजेंट दी सेकंड स्टेज अनड्रेन्ड, सेकंड स्टेप मतलब डेविटर स्टेज में वाटर का ड्रेन आउट करना अलाउड नहीं है, दोनों स्टेप में ड्रेनेज अलाउड नहीं है, तो यूयू टेस्ट। कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड टेस्ट, फर्स्ट स्टेज मतलब सेल प्रेशर स्टेज में वाटर का ड्रेन आउट करना अलाउड, कंसोलिडेटेड, सेकंड में नहीं है तो अनड्रेन्ड। थर्ड में सीडी, फर्स्ट स्टेप एज वेल एज सेकंड स्टेप दोनों में वाटर का ड्रेनेज करना अलाउड है,
इसको बोलते हैं यूयू सीयू एंड सीडी टेस्ट। नोट करिएगा। अब अगर बात करें यूयू टेस्ट की, अगर हम बात करें इसकी यूयू टेस्ट की, यूयू टेस्ट क्या है आपका? क्विक टेस्ट है। इट इज अ इट इज अ क्विक टेस्ट। इट टेक्स ओनली 5 to 7 मिनट्स। कितना टाइम लगता है इसको? 5 to 7 मिनट्स। इट इज अ क्विक टेस्ट। कौन सा? यूयू टेस्ट क्विक टेस्ट होता है। लिखिएगा यूज फॉर शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी। शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी, शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए यूयू टेस्ट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि सर ये जल्दी परफॉर्म हो जाता है। शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के लिए इसे यूज किया जाता है, क्योंकि ये जल्दी परफॉर्म हो जाता है। क्लियर हुआ? सेकंड अगर बात करें सीयू टेस्ट की, कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट की अगर बात करें, तो उसमें लिखिएगा इट टेक्स इट टेक्स 2 to 3 वीक्स। 2 से 3 वीक लगते हैं इससे परफॉर्म होने में। मतलब यूयू टेस्ट से ज्यादा टाइम कौन लेता है? सीयू टेस्ट लेता है। ठीक है। एग्जाम्पल कहां पे यूज करते हैं? देखिएगा स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्थन डैम। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्थन डैम इन सडन ड्रॉडाउन कंडीशन। सडन ड्रॉडाउन कंडीशन। सडन ड्रॉडाउन का मतलब क्या है कि एकदम से वाटर लेवल क्या हो गया सर? फॉल कर गया। उसे बोलते हैं सडन ड्रॉडाउन कंडीशन। तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी एनालिसिस चेक करनी है अर्थन डैम की, तो कौन सा टेस्ट लेंगे? सीयू टेस्ट लेंगे। नोट करिएगा। फिर आते हैं अपन सीडी टेस्ट पे। थर्ड टेस्ट इज सीडी टेस्ट। थर्ड टेस्ट इज सीडी टेस्ट। इट इज अ स्लो टेस्ट। कहां पे यूज करते हैं इसे? स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ रिटेनिंग वॉल। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ रिटेनिंग वॉल के अंदर इसे यूज किया जाता है। स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ रिटेनिंग वॉल के अंदर इसको यूज किया जाएगा। किसको? सीडी टेस्ट को। तो तीनों टेस्ट ट्राइएक्सियल टेस्ट की तीनों कंडीशन यूयू सीयू और सीडी। नोट करिएगा। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट पे। थर्ड टेस्ट जो है अनकन्फाइंड 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 कंप्रेशन टेस्ट। अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। ये अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ और इट इज अ पार्ट ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट। ट्राइएक्सियल टेस्ट का एक पार्ट है, मतलब ट्राइएक्सियल टेस्ट की ही एक कंडीशन है जिसके अंदर सिग्मा 3 सेल प्रेशर, जिसे बोलते हैं ऑल अराउंड द कन्फाइनिंग प्रेशर, उसको हम जीरो पुट कर देते हैं। उसको हम क्या कर देते हैं? जीरो पुट कर देते हैं।
ऑल अराउंड कन्फाइनिंग प्रेशर को जीरो पुट कर देंगे और केवल कौन सा स्ट्रेस लगेगा, डेविएटर स्ट्रेस लगेगा। तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल स्ट्रेस किसके इक्वल हो जाएगा, डेविएटर स्ट्रेस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा 3 तो सर जीरो हो गया, कन्फाइनिंग प्रेशर तो क्या हो गया, जीरो हो गया। यहां तक क्लियर हुआ। अब ये जो टेस्ट है ये किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए किया जाता है, फॉर सैचुरेटेड क्ले एंड सिल्ट, सैचुरेटेड क्ले और सिल्ट के लिए किया जाएगा। तो किसकी कंडीशन है, इट इज अ स्पेशल कंडीशन या इट इज अ कंडीशन ऑफ ट्राइएक्सियल टेस्ट। तो नोट करिएगा, it is a special case of triaxial test. It is a special case of triaxial test, ठीक है, in which confining pressure is taken as zero. कन्फाइनिंग प्रेशर मतलब सिग्मा 3 या सिग्मा सी को क्या कर देते हैं, जीरो पुट कर देते हैं। सिग्मा 3 या सिग्मा सी को क्या करते हैं, जीरो पुट कर देते हैं। एक स्पेशल केस है ट्राइएक्सियल टेस्ट का जिसके अंदर कन्फाइनिंग प्रेशर इज टेकन एज जीरो, ठीक है। मींस ओनली डेविएटर स्ट्रेस, डेविएटर स्ट्रेस इज एक्ट ओवर द सॉइल सैंपल, केवल और केवल क्या लगेगा, डेविएटर स्ट्रेस एक्ट होगा सॉइल सैंपल पे। नेक्स्ट लिखिएगा, दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए होता है, दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर सैचुरेटेड क्ले एंड सिल्ट, सैचुरेटेड क्ले और सिल्ट के लिए टेस्ट एप्लीकेबल होता है। नोट करिएगा, सैचुरेटेड क्ले और सिल्ट के लिए टेस्ट एप्लीकेबल होता है। अब थोड़ा सा इसको देखें, प्रूव करें। सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2, ये फॉर्मूला होता है मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का, मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहली कंडीशन तो सर सिग्मा 3 को जीरो पुट करना है इसके अंदर, तो सिग्मा 1 की वैल्यू क्या बच गई, क्या हो गई, 2c 10 45 प्लस 5/2, ये हो गया मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इस तरह से निकलेगा। पर अगर बात करें फॉर प्योर क्ले, प्योर क्ले के केस में हमें पता है कि कोहेजन होता है, बट फाई की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अगर जब हमने फाई की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया तो सिग्मा 1 क्या आ जाएगा, 2c 10 45 प्लस 0/2, यहाँ पे 45 कितना होता है, 1 होता है, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2c। जब हमने फाई की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया और सिग्मा 3 को भी हमने जीरो कर दिया, तो उस कंडीशन में ये सिग्मा 1 ही क्या हो जाएगा, QU हो जाएगा, QU इज इक्वल टू 2c। अनकन्फाइंड कंपल्सिव स्ट्रेंथ, क्यू क्या है यहाँ पे, अनकन्फाइंड, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये ट्वाइस होती है किसके, सी क्या है, कोहेजन के, इसके ट्वाइस होती है, इट इज ट्वाइस ऑफ द कोहेजन। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज ट्वाइस ऑफ द कोहेजन। क्या किया, फॉर्मूला लिखा हमने मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का। हमें पता है कि ट्राई एक्सियल टेस्ट का स्पेशल कंडीशन है जिसके अंदर सिग्मा 3, जिसको सेल प्रेशर जीरो लिख देंगे, जीरो पुट किया तो पूरी टर्म जीरो हो गई, क्या हो जाए 2c 10 45 प्लस 5/2। क्ले के केस में 5 की वैल्यू जीरो, कोहेजन होता है बट इंटरनल फ्रिक्शन का एंगल जीरो होता है, जीरो पुट किया तो 45 1 होता है, तो 2c के इक्वल हो गया। क्लियर हुआ, 2c के इक्वल हो गया। अब आते हैं अपन वेन शियर टेस्ट पे। नेक्स्ट फोर्थ वन इज वेन शियर टेस्ट की बात करते हैं। वेन शियर टेस्ट की अगर बात करें, ठीक है, तो वेन शियर टेस्ट इट इज अनड्रेन्ड टेस्ट। कैसा है, इट इज अ अनड्रेन्ड टेस्ट, बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज
there is no mechanism because there is no mechanism to measure, no mechanism to measure पोर वाटर प्रेशर। कंटेंट इसलिए क्योंकि पोर वाटर प्रेशर को नो मैकेनिज्म टू मेजर पोर वाटर प्रेशर, पोर वाटर प्रेशर को मेजर करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होता है। क्लियर हुआ? अनट्रेंड क्यों कहा? क्योंकि कोई मैकेनिज्म नहीं होता कि जो वाटर निकल रहा है वॉइड्स ऑफ द सॉइल मास से मेजर किया जा सके। किसके लिए सुटेबल है ये? सुटेबल फॉर, किसके लिए यूज किया था? सुटेबल फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले और सिल्ट के लिए इसे यूज किया जाता है। इट इज यूज फॉर सॉफ्ट सैचुरेटेड क्ले और सिल्ट। किसकी बात कर रहे हैं? वेन शेयर टेस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? वेन शेयर टेस्ट की। फिर आते हैं नेक्स्ट पे। इसमें दो कंडीशन बनती है, वन वे शेयर की, वन वे शेयर की, और एक होती है आपका टू वे शेयर की, टू वे शेयर की। पहले वेन देखते हैं कि सर ये वेन क्या है। ये एक शाफ्ट है और एक शाफ्ट पे ये ब्लेड लगी हुई है। ये शाफ्ट है और इस शाफ्ट पे क्या लगी हुई है? एक ब्लेड लगी हुई है। और इस ब्लेड को ही हम क्या कह देते हैं? इस ब्लेड को ही हम वेन कह देते हैं। इस ब्लेड को ही वेन कहते हैं और इस पे लगता है टॉर्क। ये टी टॉर्क से मूव करती है। ये डायामीटर हो गया और ये हो गया हाइट, ये हो गया इसकी हाइट। क्लियर हुआ? इस वेन को हम ग्राउंड में पंच करते हैं, इस पे टॉर्क अप्लाई करते हैं और उस मैं भी लिखाऊंगा, उसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आपका निकल के आ जाएगा शेयर स्ट्रेंथ का। अब ये जो वेन है इसको बोलते हैं वेन। ये इसका हाइट है, इसका डायमीटर, ये लग रहा है टॉर्क, टी है आपका टॉर्क। तो इसमें दो केसेस बनते हैं, वन वे और टू वे शेयर केस। इसमें वेन जो है, वेन इज जस्ट एट द ग्राउंड लेवल। ये केस कब होगा? जब वेन कहां पे हो? जस्ट सर ग्राउंड लेवल पे हो। जैसे इस तरह से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से। जब कहा हो वेन? केवल ग्राउंड लेवल पे हो। ये हमारा है ग्राउंड लेवल, यहां पे हो। इसमें वेन इज बिलो दी ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के नीचे। ये है हमारा ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड लेवल से नीचे हमने क्या किया? इस वेन को पंच कर दिया, इस वेन को पंच कर दिया। ठीक है, ये लग रहा है इस पे टॉर्क। तो ये सेकंड केस। एक बार तो वेन कहाँ पे है? ग्राउंड पे है, एक ग्राउंड लेवल से नीचे है। जब वन वे का केस होगा तो शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू टी अपॉन में, टी अपॉन में पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर एच बाय टू प्लस डी बाय 12। टी डिवाइडेड बाय, टी डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर एच बाय टू प्लस डी बाय 12। और करें टू ए के केस में तो एस इज इक्वल टू टी डिवाइड बाय पाई डी स्क्वायर एच बाय टू प्लस डी बाय 6, एच बाय टू प्लस डी बाय 6, एच बाय टू प्लस डी बाय 6। क्लियर हुआ? तो ये केस है वन वे और टू वे शेयर के। ये केस है किसके? वन वे और टू वे शेयर के। नोट करिएगा। यहाँ पे टी क्या है? टॉर्क है। एच इज द हाइट ऑफ द वेन, डी इज द डायमीटर, डी इज द डायमीटर। नोट करिएगा, ये वन वे और टू वे शेयर के केस हैं वेन शेयर टेस्ट के। नोट करके डन करिएगा। अब आते हैं अपन स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर के ऊपर। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्कैम्पटन, स्कैम्पटन्स पोर
प्रेशर पैरामीटर, स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर। स्कैम्पटन पोर प्रेशर पैरामीटर का क्या है कि कई बार क्या होता है कि प्रैक्टिकली पोर प्रेशर को डिटरमाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए कुछ फॉर्मूले दे दिए स्कैम्पटन्स ने, उन फॉर्मूलों का यूज करके हमें क्या निकालना है, पोर प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो लिखिएगा इसके अंदर, समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन, समटाइम्स it is not possible to determine pore pressure practically हम प्रैक्टिकली उसे मेजर नहीं कर सकते। सम टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन पोर प्रेशर प्रैक्टिकली, तो उन केस में क्या करेंगे, देन थ्योरेटिकल अप्रोच, देन थ्योरेटिकल अप्रोच इज गिवन बाय स्कैम्पटन। स्कैम्पटन्स ने क्या किया था, फिर थ्योरेटिकल अप्रोच दी थी उस पोर प्रेशर को मेजर करने की, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है कि मेजर करना इजी नहीं है और कई बार मेजर नहीं भी हो पाता है और एक्यूरेट भी नहीं आ पाता। तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या दिया, एक थ्योरेटिकल अप्रोच दी, एक फॉर्मूला दिया, उसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे। नोट करिएगा। अब आते हैं कि क्या वो फॉर्मूले थे। देखो, दो कंडीशन होती है ट्राइएक्सियल टेस्ट की, स्टेज 1 और स्टेज सेकंड, हमें सभी को पता है। पहले स्टेज में क्या लगता है सर, ऑल अराउंड इक्वल प्रेशर और इक्वल कन्फाइनिंग स्ट्रेस, मतलब सिग्मा 3 लगता है, सिग्मा 3 लगता है पहली स्टेज में लगता है। यहां तक क्लियर हुआ। सेकंड स्टेज में फेलियर किससे होता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस से, मतलब सिग्मा 1 से। यह है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये किसकी बात हो रही है, ये स्टेज फर्स्ट है और ये स्टेज सेकंड है, किसकी, किसकी, ट्राई टेस्ट की। तो यहाँ पे जो पोर वाटर प्रेशर लगेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कन्फाइनिंग प्रेशर, इसको सिग्मा 3 को ही सिग्मा सी भी कहते हैं। और वहां पे रिस्पॉन्सिबल कौन है, डेविएटर स्ट्रेस। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है, डेविएटर स्ट्रेस। किनके कारण सॉइल फेल होगी, डेविएटर, क्योंकि सिग्मा 3 पहले लग रहा था, एडिशनल स्ट्रेस और लगा दिया तो सॉइल फेल हो गई, इसको बोले डेविएटर स्ट्रेस। डेविएटर स्ट्रेस क्या होगा, ये जो होता है सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, ये होता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इसके अंदर इसको बोलते हैं हम डेविएटर स्ट्रेस, डेविएटर स्ट्रेस कहते हैं। क्लियर हुआ, जो अभी अपन ने थोड़ा सी देर पहले देखा था ट्राइएक्सियल टेस्ट के अंदर। अब फॉर्मूले की बात करें, नोट हो गया। अब अगर फॉर्मूले की बात करें तो देखिएगा, फर्स्ट केस की बात करें तो U1 इज इक्वल टू बी डेल सिग्मा 3। भाई कौन रेस्पॉन्सिबल है, सिग्मा 3 रेस्पॉन्सिबल है, बी क्या है, स्कैम्पटन पोर प्रेशर कांस्टेंट, स्कैम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट। ठीक है, बी सिग्मा 3 लिख दो, डेल ना भी लिखो तो बी सिग्मा 3 लिख दो। बी सिग्मा 3 किस, कौन रेस्पॉन्सिबल है, सिग्मा 3 रेस्पॉन्सिबल है। सेकंड अगर बात करें तो सेकंड के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है सर, डेविएटर स्ट्रेस, तो ए बी सिग्मा डी। और सिग्मा डी क्या होता है, हमें पता है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा डी प्लस सिग्मा 3 होता है, तो सिग्मा डी कितना हो जाएगा, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, मेजर माइनस माइनस। तो U2 का फॉर्मूला क्या हो गया, ए बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ये हो गया फॉर्मूला U2 का। ये हो गया पोर प्रेशर, ये भी पोर प्रेशर, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो टोटल पोर प्रेशर की बात करें तो क्या हो गया, U1 प्लस U2 हो गया, और U1 प्लस U2 क्या हो गया, बी सिग्मा 3 प्लस ए बी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ए एंड बी आर दी स्कैम्पटन, स्कैम्पटन्स पोर प्रेशर कोफिशिएंट, पोर प्रेशर कोफिशिएंट, कई बार वैल्यू पूछ लेता है। स्कैम्पटन पोर प्रेशर कोफिशिएंट, बी जो होता है
ये जो बी जो होता है ये पॉजिटिव पैरामीटर है। बी जो होता है इसकी दो वैल्यूज होती हैं, बी इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0। सेचुरेटेड सेचुरेटेड सॉइल के अंदर बी की वैल्यू 1 और ड्राई सॉइल के अंदर बी की वैल्यू क्या, 0। सेचुरेटेड सॉइल के अंदर बी की वैल्यू 1 और ड्राई सॉइल के केस में बी की वैल्यू 0। और अगर बी की वैल्यू अगर बात करें रेंज की, बी की वैल्यू किसके बीच में लाई करती है, 0 to 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो ये याद रखिएगा, इस पे भी गेट पे कंसेप्ट पूछ लेता है, न्यूमेरिकल पूछ लेता है। क्लियर हुआ? अब आते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर पे। अर्थ प्रेशर, अर्थ प्रेशर थ्योरीज, अर्थ प्रेशर थ्योरीज के अंदर अर्थ प्रेशर क्या होता है, जो भी रिटेनिंग मटेरियल है, जो रिटेनिंग स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, दिस प्रेशर इज टर्म्ड एज अर्थ प्रेशर। जो भी रिटेनिंग मटेरियल है, इट विल एक्सर्ट अ प्रेशर ओवर रिटेनिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज अर्थ प्रेशर। क्लियर है? तो नोट करिएगा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रेशर exerted by the retaining material over a structure over a structure is known as अर्थ प्रेशर। इसी क्या कहते हैं, अर्थ प्रेशर कहते हैं। जो भी रिटेनिंग मटेरियल है, सॉइल है, वाटर है, जो कि क्या कर रहा है, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ओवर स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं अर्थ प्रेशर। नोट करिएगा, अर्थ प्रेशर जो होता है ये कितने टाइप्स का होता है, लिखिएगा, अर्थ प्रेशर इज ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन सा? फर्स्ट इज द एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, और अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन, एट रेस्ट कंडीशन। तो क्या क्या चीजें सामने आई कि एक तो होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, एक पैसिव, और एक होता है एट रेस्ट। एक्टिव, पैसिव और रेस्ट अर्थ प्रेशर तीन टाइप का होता है, लिखिएगा, एक्टिव, पैसिव एंड रेस्ट। एक्टिव, पैसिव और रेस्ट। अब देखिएगा, इसी में ही मैं आपको बताना चाहूं कि क्या मीनिंग है इस एक्टिव, पैसिव और रेस्ट का। तो एक्टिव में क्या होता है, वॉल मूव्स अवे फ्रॉम द बैकफिल। इसमें क्या करता है, वॉल मूव्स अवे फ्रॉम दी, अवे फ्रॉम दी बैकफिल। बैकफिल से दूर जाती है वॉल, एक्टिव में अवे जाती है, पैसिव में टुवर्ड्स आती है। तो लिखिएगा, वॉल मूव्स टुवर्ड्स दी बैकफिल, बैकफिल की तरफ आती है। और अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वॉल, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वॉल, वॉल का कोई मूवमेंट नहीं होता है रेस्ट कंडीशन में। एक्टिव में वॉल जो है बैकफिल से अवे, पैसिव में बैकफिल की तरफ टुवर्ड्स द बैकफिल, एंड रेस्ट में देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द वॉल। क्लियर हुआ? देखिए, इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, ये एक रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल है,
ये किसको शो कर रही है? एट रेस्ट मतलब नो मूवमेंट। अवे किसको शो कर रही है? एक्टिव स्टेट को, एक्टिव स्टेट को शो कर रही है। और ये टुवर्ड्स पैसिव स्टेट को शो कर रही है। बैकफिल ये रही, बैकफिल ये रही। जो भी मटेरियल रिटेनिंग वॉल रिटेन करता है उसे हम कहते हैं बैकफिल। ये क्या है हमारी? बैकफिल। जो भी रिटेनिंग स्ट्रक्चर जिस भी मटेरियल को रिटेन करता है उसे बोलते हैं बैकफिल। हम बात कर रहे हैं सॉइल की। तो ये देखिए, ये वॉल है हमारी, ये वॉल है। इस वॉल का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, जीरो मूवमेंट मतलब एट रेस्ट कंडीशन। बैकफिल से अवे एक्टिव स्टेट, बैकफिल के टुवर्ड्स तो पैसिव स्टेट। क्लियर हुआ? पैसिव स्टेट नोट करिएगा। अब आते हैं पहला, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। एट रेस्ट कंडीशन और एट रेस्ट स्टेट। अर्थ प्रेशर एट रेस्ट कंडीशन। तो के नॉट जो होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, है ना? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। और वो कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर कौन सा? एट रेस्ट। कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट में इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। के नॉट पहला फॉर्मूला 1 - sin φ। के नॉट 1 - sin φ। एक और फॉर्मूला के नॉट म्यू अपॉन में 1 - म्यू। म्यू क्या है? पॉइजन रेशो। एक और फॉर्मूला के नॉट इज इक्वल टू के नॉट ऑफ नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले अंडर रूट OCR, कोर कंसोलिडेशन रेशो। ये सारे फॉर्मूले हैं के नॉट के, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। टोटल प्रेशर की अगर बात करें, टोटल प्रेशर की अगर बात करें, टोटल प्रेशर एट रेस्ट स्टेट, रेस्ट स्टेट टोटल प्रेशर P नॉट इज इक्वल टू हाफ के नॉट गामा एच स्क्वायर। हाफ के नॉट गामा एच स्क्वायर। फिर हुआ। और ये के नॉट क्या है? यही वो के नॉट है एट रेस्ट कंडीशन वाला। यही वो के नॉट है एट रेस्ट कंडीशन वाला। ये किसके लिए है? नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए फॉर्मूला है। 1 - sin φ किसके लिए? नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए फॉर्मूला है। चलिए अब आते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर। अब आते हैं एक्टिव अर्थ प्रेशर पे। एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात करें तो इसके अंदर फॉर्मूला लिखिएगा के ए 1 - sin φ अपॉन में 1 + sin φ। ये होता है के का फॉर्मूला एक्टिव का। 1 - sin φ अपॉन में 1 + sin φ। अगर बात करें नेक्स्ट टर्म में तो टेन स्क्वायर 45 - 5/2। 10^2 45 - 5/2। ये हो गया एक्टिव। इसी तरह से हम पैसिव की बात करें, पैसिव अर्थ प्रेशर। पैसिव अर्थ प्रेशर के अंदर के पी पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट होता है। ठीक है, यहाँ पे बात करें के तो क्या है? एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। और ये केपी क्या है? ये है पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट। ठीक है, 1 + sin φ अपॉन में 1 - sin φ। एक फॉर्मूला ये हो गया। वहां पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस और माइनस। केपी इक्वल्स टू 10^2 45 + 5/2। नेक्स्ट फॉर्मूला 10^2 45 + 5/2 लिखिएगा। इसमें सिग्मा वर्टिकल ज्यादा होता है सिग्मा हॉरिजॉन्टल से एक्टिव में, और पैसिव में सिग्मा हॉरिजॉन्टल ज्यादा होता है सिग्मा
वर्टिकल से। क्लियर हुआ? ये नोट करिएगा। नेक्स्ट, के डॉट के पी का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? 1 होता है। एक्टिव पैसिव ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? पैसिव होगा। पैसिव कोफिशिएंट, फिर एट रेस्ट और फिर एक्टिव। पैसिव, एट रेस्ट और एक्टिव, और के डॉट के पी इज इक्वल टू 1। ये रिलेशनशिप है जो कि इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रिलेशनशिप है जो इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं अर्थ प्रेशर थ्योरीज पे। अर्थ प्रेशर थ्योरीज पे दो थ्योरीज होती हैं। एक तो होती है रेनकाइन रेनकाइन थ्योरी, और एक होती है कुलाम्स थ्योरी। कुलाम्स थ्योरी, दो थ्योरीज होती हैं किसकी? अर्थ प्रेशर की। दीज आर दी अर्थ प्रेशर थ्योरी, रेनकाइन थ्योरी एंड कुलाम्स थ्योरी। लिखिएगा, पहली थ्योरी, फर्स्ट थ्योरी इज रेनकाइन थ्योरी, और रेनकाइन थ्योरी की अजम्पशंस लिखिएगा। एजम्पशंस लिखिएगा। एजम्पशंस एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। रेनकाइन थ्योरी के अजम्पशन की बात करें तो बैक ऑफ द वॉल को कैसा माना था? वर्टिकल एंड स्मूथ। कैसा माना था बैक ऑफ द वॉल को? वर्टिकल और स्मूथ। और बैकफिल कैसी थी? हॉरिजॉन्टल थी। तो लिखिएगा इसके सबसे पहला, सॉइल इज होमोजीनियस, सॉइल इज होमोजीनियस, आइसोट्रोपिक एंड कोहेजनलेस। सेकंड लिखिएगा, द फेस ऑफ द वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। द फेस ऑफ द वॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेता है कि किस थ्योरी में फेस ऑफ द वॉल कैसा माना था? वर्टिकल स्मूथ। रेनकाइन थ्योरी में। बैकफिल सरफेस एट टॉप इज, बैकफिल सरफेस एट टॉप इज हॉरिजॉन्टल। कैसी मानी गई थी? हॉरिजॉन्टल। कैसी होगी? हॉरिजॉन्टल। द सॉइल इज इन अ स्टेट ऑफ, द सॉइल is in a state of प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। किस स्टेट में होगी? प्लास्टिक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। एलिमेंटल फेलियर इज कंसिडर, है ना? एलिमेंटल फेलियर, फेलियर इज कंसिडर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एलिमेंटल फेलियर इज कंसिडर मतलब कुछ पार्ट ही टूटेगा। और वेज थ्योरी में, कुलाम्स वेज थ्योरी या कुलाम्स थ्योरी का इसमें वेज फेलियर, पूरा का पूरा सॉइल मास फेल करेगा। तो ये नोट करिएगा, नोट करिएगा। नेक्स्ट, कुलाम्स वेज थ्योरी या कुलाम्स थ्योरी, दोनों ही नाम इसके हैं। कुलाम्स वेज थ्योरी क्यों? क्योंकि वेज फेलियर होता है, उसमें एलिमेंटल फेलियर, इसमें वेज फेलियर। सॉइल इज सेम, सॉइल कैसी होगी? सॉइल इज होमोजीनस, आइसोट्रोपिक एंड कोहेजनलेस। दोनों ही थ्योरी किस सॉइल के लिए थी? कोहेजनलेस सॉइल मास के लिए थी, याद रखिएगा। दोनों थ्योरी किसके लिए थी? कोहेजनलेस सॉइल मास के लिए। नेक्स्ट, द फेस ऑफ द वॉल is, the face of the wall is inclined and rough। उसके अंदर वर्टिकल और स्मूथ, और इसके अंदर inclined और रफ। फेस ऑफ द वॉल। नेक्स्ट, wedge failure is considered, wedge failure
इज कंसिडर्ड, वेज फेलियर कंसिडर करते हैं, याद रखिएगा। फेलियर कैसा होगा? वेज फेलियर। डन। डायग्राम देखिएगा, कुलाम्स वेज थ्योरी। सर वेज फेलियर कैसा होता है? तो देखिएगा यहाँ पे इंक्लाइंड और रफ, ये इंक्लाइंड है, फेस ऑफ दी वॉल कैसी है? इंक्लाइंड और रफ है। बैकफिल को भी इंक्लाइंड मानते हैं। ये ये क्या है आपका? ये आपका एक्चुअल प्लेन है, एक्चुअल फेलियर प्लेन है, एक्चुअल फेलियर प्लेन है। और ये जो फेलियर प्लेन है, ये क्या मान के चलते हैं? इसको बोलते हैं फेलियर प्लेन। ये कंसिडर करते हैं फेलियर। ठीक है, ये हमारी बैकफिल है। तो ये होता है वेज, ये होता है पूरा क्या? वेज। तो पूरा का पूरा ये वेज फेलियर होगा। ये पूरा का पूरा क्या होगा? वेज फेलियर होगा। ये एंगल जो बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये कितना है? बीटा। ये एंगल जो बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये कितना है? बीटा। ये एच इज दी रिटेनिंग वॉल की क्या है? हाइट है। एच इज रिटेनिंग वॉल की हाइट है। ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका अल्फा, और ये हो गया फाइव। ये फेलियर प्लेन के साथ जो बनने वाला एंगल है, ये क्या हो गया हमारा? फाइव। यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट करता है, यहाँ पे जो प्रेशर एक्ट करता है, ये कितने पे डिस्टेंस पे एक्ट करता है? h/3 डिस्टेंस पे एक्ट करता है। पीए इज एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ h/3। और इनके बीच बनने वाला एंगल ये डेल है। ये क्या है आपका? डेल है। क्लियर हुआ? और ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ये बैकफिल है। ठीक है, और ये पूरा क्या है? ये हमारा रिटेनिंग वॉल है। ये हमारी पूरी क्या है? रिटेनिंग वॉल है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, चैप्टर नंबर 12 के ऊपर, बियरिंग कैपेसिटी एंड शैलो फाउंडेशन। यूनिट नंबर 12, बियरिंग कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी एंड शैलो फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, सबसे पहले बियरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल विदाउट द फेलियर। किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी सॉइल मास की लोड कैरिंग कैपेसिटी, कि वो स्ट्रक्चर फेल ना हो, वो मैक्सिमम कैपेसिटी जिसपे स्ट्रक्चर फेल ना हो, नोन एज बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो लिखिएगा द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फाउंडेशन सॉइल और रॉक, फाउंडेशन सॉइल और rock capable it to bear which capable it to bear, या तो बियर करे और ट्रांसमिट करे कहां पे? फाउंडेशन पे। कैपेबल इट टू बियर एंड ट्रांसमिट लोड फ्रॉम, एंड ट्रांसमिट लोड फ्रॉम, ट्रांसमिट लोड फ्रॉम अ स्ट्रक्चर, फ्रॉम अ स्ट्रक्चर। इसे बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी क्या है? वो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो कोई फाउंडेशन और रॉक जो है वो बियर करे और उसको ट्रांसफर करे सेफली टू दी फाउंडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बियरिंग कैपेसिटी। अब आते हैं मोड्स ऑफ फेलियर। कौन कौन से मोड्स ऑफ फेलियर हो सकते हैं? मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर कौन कौन से हो सकते हैं? या तो सेटलमेंट हो, या तो क्या हो? सेटलमेंट हो, या शियर में फेल हो। तो लिखिएगा फेलियर ड्यू टू शियर, या फेलियर ड्यू टू एक्सेसिव, एक्सेसिव सेटलमेंट, एक्सेसिव सेटलमेंट। या तो
शियर में फेल करे या एक्सेसिव सेटलमेंट में वो फेल करे। क्लियर हुआ? अब आते हैं अपन डेफिनेशंस पे। ये डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, फर्स्ट इज दी ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी। ग्रॉस प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल प्रेशर। ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी, क्यूजी। ग्रॉस को क्या बोलते हैं? क्यूजी। ग्रॉस का मतलब क्या होगा? टोटल, इसके अंदर फाउंडेशन का लोड, सुपर स्ट्रक्चर का लोड और सॉइल अबव द फुटिंग, उन सभी का लोड को हम क्या कहेंगे? ग्रॉस प्रेशर कहेंगे। इनके द्वारा जो प्रेशर लगता है, दिस प्रेशर इज टर्म्ड एज द ग्रॉस प्रेशर। जैसे आती है ग्रॉस सैलरी, टोटल सैलरी, इसी तरह से तो लिखिएगा द टोटल प्रेशर एट द बेस ऑफ द फाउंडेशन, द टोटल प्रेशर एट द बेस of the foundation, at the base of the foundation, due to weight of superstructure, क्या क्या होगा? due to weight of superstructure। सुपरस्ट्रक्चर क्या होता है? प्लिंथ लेवल से ऊपर। टू वेट ऑफ सुपरस्ट्रक्चर प्लस सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग प्लस सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, फुटिंग का क्या? सेल्फ वेट प्लस द वेट ऑफ द अर्थ फिल, प्लस वेट ऑफ द अर्थ फिल, अर्थ फिल। देखिए, इसको समझने के लिए क्या करें? एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, एक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे लग रहा है कोई लोड। ये डेप्थ ऑफ द फुटिंग है और ये विड्थ ऑफ द फुटिंग है और यहाँ पे है इसके ऊपर ये सॉइल मास। तो ग्रॉस प्रेशर की बात करें तो ग्रॉस प्रेशर में क्या आएगा? ये जो सुपर स्ट्रक्चर स्प्लिंथ लेवल से ऊपर, इसका वेट, इस फुटिंग का खुद का सेल्फ वेट, और इसके ऊपर जो सॉइल प्रेजेंट है, इस सॉइल का जो प्रेशर लग रहा है, जो वेट है, वो भी कंसिडर किया जाएगा। ये किस में आ जाएगा? ग्रॉस प्रेशर में। कौन कौन सी चीजें? देखो एक बार आप इस देख लो, पीछे क्या लिखा हुआ है? वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, प्लेन लेवल से ऊपर सुपर स्ट्रक्चर, वेट ऑफ फुटिंग, फुटिंग का सेल्फ वेट, और वेट ऑफ द अर्थ फिल, फुटिंग के ऊपर जो सॉइल है, अर्थ फिल, उसका वेट, तीनों का होगा ग्रॉस प्रेशर। डन। ये डायग्राम है। अब आते हैं अपन नेट प्रेशर इंटेंसिटी। नेट प्रेशर इंटेंसिटी, नेट है तो क्यू एन, क्यू एन या बोल सकते हो क्यू नेट। तो जहां पे भी नेट आ जाए उसमें टोटल में से क्या माइनस कर देना है? माइनस गामा डी एफ, मतलब ओवरबर्डन प्रेशर या सरचार्ज को नेग्लेक्ट कर देना है। तो लिखिएगा, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रेशर, इट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस प्रेशर, it is the part of gross pressure at the base of footing, at the base of footing in access to initial overburden pressure। क्यू नेट जो है क्यू ग्रॉस माइनस गामा डी एफ कर देते हैं। क्यू नेट जो है क्यू ग्रॉस माइनस गामा डी एफ कर देते हैं, नोट करिएगा।
सभी को। तो ये नेट है, नेट में से गामा डी एफ माइनस करते थे, क्रॉस में सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग, सुपर स्ट्रक्चर, और जो वेट अबाउ दी फुटिंग है, सॉइल का वेट है, वो भी कंसिडर किया जाता है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे। नेक्स्ट लिखिएगा अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट इज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी लिखिएगा डेफिनेशन, द मिनिमम ग्रॉस प्रेशर एट द बेस ऑफ फुटिंग, द मिनिमम gross pressure at the base of the footing, the minimum gross pressure at the base of footing at which soil just fails in shear, at which soil just fails in shear, जिसमें सॉइल जस्ट फेल करे शेयर में, तो वो मिनिमम ग्रॉस प्रेशर जिस पे, जो कि बेस ऑफ फुटिंग पे लग रहा है, जिस पे सॉइल जस्ट फेल कर जाए शेयर पे, उसे बोलते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन भी होती है, वो भी सुन लीजिए, द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर विच अ फाउंडेशन कैन विदस्टैंड विदाउट शियर फेलियर, द फाउंडेशन कैन विदस्टैंड विदाउट शियर फेलियर, उसे भी बोलते हैं हम अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, फिर आते हैं नेट अल्टीमेट, फोर्थ, नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, क्यू नेट अल्टीमेट, क्यू एन यू बोलते हैं। ठीक है, क्यू एन यू, क्यू नेट अल्टीमेट लिखिएगा, इट इज द मिनिमम नेट प्रेशर, ये क्या होता है, इट इज द मिनिमम नेट प्रेशर एट द बेस ऑफ footing at which soil just fails in shear, just fails in shear। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमने लिखा था मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर, मिनिमम ग्रॉस प्रेशर, और यहाँ पे लिखेंगे मिनिमम नेट प्रेशर। जब नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो नेट प्रेशर आएगा, और जब हम इसकी बात करेंगे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो ग्रॉस प्रेशर आएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि नेट अल्टीमेट की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, नेट अल्टीमेट, तो अल्टीमेट में से गामा डी एफ माइनस कर दो, अल्टीमेट में से गामा डी एफ माइनस कर दो, क्लियर हुआ, अल्टीमेट में से गामा, क्योंकि जहां पे भी नेट आता है उसके अंदर क्या करते हैं, ओवरबर्डन प्रेशर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। फिर आते हैं नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, अब यहां पे नहीं करेंगे, ये अलग पार्ट हो गया, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, क्यू एन एस, क्यू नेट सेफ, क्यू एन एस। ठीक है, तो लिखिएगा द नेट प्रेशर विच कैन बी अप्लाइड सेफली, द नेट प्रेशर which can be applied safely at the base of footing, at the base of footing without risk of, without risk of, without risk of shear failure, without risk of shear failure। तो क्यू नेट सेफ क्या है यहाँ पे, क्यू नेट सेफ, तो क्या होता है, क्यू नेट अल्टीमेट को डिवाइड कर दो किससे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और क्यू नेट अल्टीमेट क्या होता है, क्यू अल्टीमेट माइनस गामा डी एफ डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे, इन पे क्या आते हैं आपके, गेट में आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स, याद रखिएगा, गेट में आते हैं आपके इन पे न्यूमेरिकल्स, क्यू नेट सेफ, क्यू नेट अल्टीमेट, सेफ बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, इन सभी पे आते हैं आपके न्यूमेरिकल।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, सेफ बियरिंग कैपेसिटी। सेफ बियरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं। क्यू एस सेफ बियरिंग है तो क्यू एस लिखिएगा। इट इज दैट ग्रॉस प्रेशर, इट इज दैट gross pressure, it is that gross pressure at the base of footing, at the base of footing, at the base of footing, which can be applied safely, which can be applied safely without risk of, without risk of, without risk of shear failure, without risk of shear failure। ये क्या हो गया आपका, सेफ बियरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। क्यू सेफ या क्यू एस, ये क्यू एस जो होता है ये क्यू नेट सेफ प्लस सिग्मा बार, मतलब क्यू नेट सेफ प्लस सिग्मा बार, मतलब क्या हो गया, क्यू नेट सेफ तो क्यू अल्टीमेट माइनस गामा डी एफ डिवाइडेड बाय क्या था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी माइनस गामा डी एफ। ये ठीक है, ये ओवरबर्डन प्रेशर ही है। सिग्मा बार जो है ये ओवरबर्डन प्रेशर ही है, गामा इंटू डी एफ ही है ये गामा इंटू डी एफ ही है, याद रखिएगा। फिर आते हैं अपन अलाउबल प्रेशर। अलाउबल प्रेशर, अलाउबल प्रेशर की अगर बात करें तो लिखिएगा इट इज द नेट प्रेशर इंटेंसिटी, इट इज द नेट प्रेशर इंटेंसिटी जिसमें ना तो सॉइल फेल करे शियर में और ना ही सॉइल फेल करे एक्सेसिव सेटलमेंट में। तो लिखिएगा इट इज द नेट प्रेशर इंटेंसिटी एट द बेस ऑफ द फुटिंग, एट द बेस ऑफ द base of the footing, at the base of the footing at which neither soil fail, at which neither fails in shear nor in excessive settlement, neither soil fails in shear nor in excessive settlement, इसे बोलते हैं अलाउबल प्रेशर। ना तो सॉइल फेल करे शियर में, ना ही सॉइल फेल करे सेटलमेंट में, क्योंकि दो ही मोड ऑफ फेलियर है, या तो शियर में या सेटलमेंट में, उसे बोलते हैं अलाउबल प्रेशर। अब आते हैं थ्योरीज फॉर डिटरमाइनिंग बियरिंग कैपेसिटी। थ्योरीज फॉर डिटरमाइनिंग बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी की थ्योरी सबसे पहले कौन सी थ्योरी, टर्जागी, टर्जागीज बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी। सेकंड स्कैम्पटन्स, स्कैम्पटन्स थ्योरी। और थर्ड वन इज मेयरहॉफ थ्योरी, MEYERHOFF, मेयरहॉफ थ्योरी। इन पे आते हैं बेटा गेट में क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आते हैं इन पे गेट में, किन पे, इन सभी थ्योरीज के ऊपर ज्यादातर टर्जागी और स्कैम्पटन से पूछे जाते हैं। तो थ्योरी जो है किसकी, बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने की, कौन कौन सी, टर्जागी, स्कैम्पटन और मेयरहॉफ। चलिए आते हैं सबसे पहले थ्योरी पे। फर्स्ट थ्योरी इज टर्जागी थ्योरी, टर्जागीज बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी। टर्जागी ने क्या माना था, सबसे पहली बात बेस ऑफ द फाउंडेशन, बेस ऑफ द फुटिंग या फाउंडेशन कैसी मानी थी, रफ मानी थी। किसके लिए डिजाइन करी थी, फॉर शैलो फाउंडेशन के लिए, शैलो फाउंडेशन के लिए। और शैलो फाउंडेशन में भी कौन सी, स्पेशली फॉर स्ट्रिप फुटिंग के लिए। जो फॉर्मूला दिया था, जो कोर फॉर्मूला दिया था वो स्ट्रिप फुटिंग के लिए था। स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है, जिसमें लेंथ जो होती है मच ग्रेटर देन इट्स विड्थ होती है, उसको बोलते हैं स्ट्रिप फुटिंग। नेक्स्ट लिखिएगा
नेक्स्ट लिखिएगा, जनरल शियर फेलियर इज कंसिडर, जनरल शियर फेलियर को कंसिडर किया था, जनरल शियर फेलियर इज कंसिडर्ड, ठीक है, जनरल शियर फेलियर इज कंसिडर्ड, जनरल शियर फेलियर इज कंसिडर्ड। नेक्स्ट लिखिएगा, सॉइल अबाउ द फुटिंग जो होती है, सॉइल अबाउ द फुटिंग इज replaced by an equivalent surcharge, equivalent surcharge, जो सॉइल है फुटिंग के अबाव उसको हटाते हैं, वहां पे इक्विवेलेंट सरचार्ज गामा इंटू डीएफ लगा देते हैं। देखिएगा इन सब चीजों के अजम्पशंस हैं कर्जा की थ्योरी के, कर्जा की थ्योरी के अजम्पशंस हैं सारे। आइएगा, इन्होंने दिया था क्या, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी का फॉर्मूला दिया था, क्यू यू, किसका दिया था, क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एन गामा। यहाँ पे एन सी एन क्यू एंड एन गामा आर दी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, ये क्या है, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, डिपेंड किस पे करते हैं, फाई पे, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करते हैं। सी क्या है, कोहेजन है, क्यू क्या है, गामा इंटू डी एफ है, ये गामा जो है अबव द फुटिंग, अबव द फुटिंग का यूनिट वेट है, फुटिंग के ऊपर सॉइल जो है, गामा बी एन गामा के अंदर ये जो गामा है ये क्या है, बिलो द फुटिंग, बिलो द फुटिंग का यूनिट वेट है, न्यूमेरिकल में काम आएगा, यूनिट वेट कहाँ है, बिलो द फुटिंग, ठीक है। बी इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग, बी इज द विड्थ ऑफ द फुटिंग, डन, और ये डेप्थ ऑफ द फुटिंग है। तो ये फॉर्मूला दिया था, ये किसका है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्कैम्पटन ने नेट अल्टीमेट दिया था, इन्होंने दिया था अल्टीमेट। एनसी एनक्यू एन गामा की वैल्यूज गिवन होंगी, और बताऊंगा कि स्टैंडर्ड केस में क्या होती है। ये बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है जो डिपेंड करते हैं फाई पे, इट विल डिपेंड्स अपॉन दी फाई, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करते हैं। सी कोहेजन है, ये क्यू जो है गामा इंटू डीएफ होता है, गामा फुटिंग के ऊपर की सॉइल का यूनिट वेट, और ये गामा जो फुटिंग के नीचे का सॉइल का यूनिट वेट है। आइएगा नोट करके, फिर फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल, फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल, प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए एनसी एनक्यू और एन गामा की वैल्यू 5.7 1 और 0, किसके लिए, प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए। तो पुट करिएगा, फॉर्मूला पता है, क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एन गामा, इसको 0 पुट कर दिया, टर्म गायब, 1, तो इसको पुट करना है 5.7, तो क्यू यू का फॉर्मूला क्या हो गया, 5.7 सी प्लस क्यू, यही हो गया। बाकी टर्म तो क्या हो गई, लास्ट वाली टर्म एन गामा तो 0, तो 5.7 सी प्लस क्यू। तो नेट अल्टीमेट निकालनी है, क्यू नेट अल्टीमेट, तो क्या होता है, क्यू अल्टीमेट माइनस गामा डीएफ। अगर नेट अल्टीमेट निकालनी क्या होता है, नेट में गामा डीएफ माइनस कर देते हैं, तो यहां से क्या हो गया, 5.7 सी प्लस क्यू माइनस गामा डीएफ, मैंने बताया था क्यू और गामा डीएफ एक ही चीज है, तो यहां से क्यू नेट अल्टीमेट कितना आ गया, 5.7 सी। किस केस में, फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल के केस में नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, 5.7 ऑफ कोहेजन होती है। तो याद रखिएगा, न्यूमेरिकल आते हैं इन पे, न्यूमेरिकल आते हैं इनके ऊपर, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, कर्जागी थ्योरी ने क्या कंसिडर किया था, कर्जागी थ्योरी ने, कर्जागी थ्योरी ने क्या कंसिडर किया था, जनरल शियर फेलियर, जनरल शियर फेलियर
बट क्या होगा अगर लोकल शियर फेलियर होता है, लोकल शियर फेलियर अगर होता है, याद रखिएगा गेट में क्वेश्चन है इसके ऊपर, इस कंसेप्ट पे उन्होंने माना था जनरल शेयर फेलियर, अगर जनरल की जगह लोकल शेयर फेलियर होता है तो मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ सी एंड फाई आर कंसिडर्ड। मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ सी और फाई को लेना होगा, याद रखिएगा। देखिएगा, याद रखिएगा, देखिएगा सी डैश जो होगा मॉडिफाइड, ये 2/3 ऑफ सी ले लेना है, और फाइव डैश जो होगा ये 10 इनवर्स 10 फाइव, 2/3 10 फाइव कंसिडर कर लेना है। क्लियर हुआ? ये मॉडिफाइड वैल्यूज हैं, कब लेनी है? जब क्या हो, जनरल की जगह वहां क्वेश्चन में दे दे लोकल शेयर फेलियर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे ना तो वहां दिखेगा ये लोकल शेयर फेलियर का केस, वहां दिखेगा लोकल शेयर फेलियर का केस। अगर स्ट्रिप के अलावा किसी और फुटिंग की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, क्यू इज टू अल्फा वन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस अल्फा टू बी एन गामा। तो यहाँ पे क्या करना है, केवल अल्फा वन और अल्फा टू की वैल्यू पुट करनी है, फॉर्मूला बन जाएगा। जनरल कंडीशन बता रहा हूं। अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे शेप के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग पहला किसके लिए, स्ट्रिप, स्क्वायर, सर्कुलर एंड रेक्टेंगल। स्ट्रिप, स्क्वायर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए, स्ट्रिप के लिए क्या वैल्यू करना, क्या है, सिर्फ अल्फा वन और अल्फा टू की वैल्यू पुट करना, फॉर्मूले बन जाएंगे आपके डिफरेंट शेप ऑफ फुटिंग। हमें तो अभी स्ट्रिप का ही पता था, अभी तो अब क्या पता था, केवल स्ट्रिप का ही पता था, 1 और 0.5 हाफ हो जाता ना, सी एन सी, यहाँ पे एनसी भी तो आएगा, है ना, सी एन सी, तो अल्फा की वन पुट किया, सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू, अल्फा टू की जगह हाफ मतलब 0.5, तो हाफ गामा बी एन गामा। क्लियर हुआ, हाफ गामा बी एन गामा। 1.3, 0.4, 1.3, है ना, 0.3। और रेक्टेंगुलर के लिए इसको बड़े ध्यान से याद रखिएगा, ये गेट में आता है, रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए 1 प्लस 0.3 बी बाय एल, और उधर लिखिएगा हाफ 1 माइनस 0.2 बी बाय एल। क्या, 1 प्लस 0.3 बी बाय एल और हाफ 1 माइनस 0.2 बी बाय एल। याद रखिएगा, इसको रखते ही फॉर्मूले आपके बन जाएंगे, इसको रखते ही फॉर्मूले आपके बन जाएंगे। अब आते हैं सेकंड थ्योरी, स्कैम्पटन्स थ्योरी। स्कैम्पटन्स थ्योरी, स्कैम्पटन्स थ्योरी ने क्या दिया था, इट विल गिव, इट विल गिव्स नेट अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। इन्होंने क्या दिया था, नेट अल्टीमेट, कर्जागी ने अल्टीमेट और इन्होंने क्या दिया था, नेट अल्टीमेट। एप्लीकेबल किसके लिए था, एप्लीकेबल फॉर, एप्लीकेबल ओनली फॉर प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए एप्लीकेबल था, प्योर कोहेसिव सॉइल के लिए एप्लीकेबल था। कौन सी, स्कैम्पटन्स थ्योरी। बोथ शैलो एज वेल एज डीप फाउंडेशन, बोथ शैलो एज वेल एज डीप फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल था। अगर इसकी बात करें क्यू नेट अल्टीमेट, ये कितना है, सी एन सी, ये होता है फॉर्मूला किसका, स्कैम्पटन्स, सी एन सी। यहाँ पे जो एन सी है ये स्कैम्पटन्स बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है। एनसी क्या है, स्कैम्पटन्स बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, जो डीएफ बाय बी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डीएफ बाय बी के रेशियो पे डिपेंड करता है। जैसे उसमें क्या था,
एनसी एन क्यू एन गामा बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर कौन से टर्जा की, इट विल डिपेंड्स अपॉन द फाई, और यहाँ पे डीएफ बाय बी के रेशो पे डिपेंड करता है। किस पे करता है? डीएफ बाय बी के रेशो पे डिपेंड करता है। अब आते हैं अपन वैल्यू ऑफ एनसी। ये जो है वैल्यू ऑफ एनसी अगर हमें कैलकुलेट करनी है, पहले जब पहला केस डीएफ बाय बी क्या हो, जीरो हो जाए, जब डीएफ बाय बी जीरो हो जाए तो एनसी की वैल्यू कितनी होगी? एनसी की वैल्यू होगी 5 और एनसी की वैल्यू होती है 6। जब डीएफ बाय बी मतलब सरफेस पे होता है, एनसी की वैल्यू 5 और एनसी की वैल्यू 6। ये किसके लिए? फॉर स्ट्रिप फुटिंग। ये किसके लिए? स्ट्रिप फुटिंग के लिए। और ये किसके लिए? स्क्वायर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन, जब डीएफ बाय बी जीरो से 2.5 के बीच हो जाए, 0 से 2.5 के बीच हो जाए, तो यहाँ पे तीन फॉर्मूला, तीन वैल्यूज होती है एनसी की। अब यहाँ से तीन वैल्यूज निकलती है एनसी की। 5 1 प्लस 0.2 डीएफ बाय बी, पहली 5 1 प्लस 0.2 डीएफ बाय बी, और 6 1 प्लस 0.2 डीएफ बाय बी, और लास्ट लिखिएगा 5 1 प्लस 0.2 बी बाय एल, 5 1 प्लस 0.2 बी बाय एल, और 1 प्लस 0.2 डी एफ बाय बी। ये तीन वैल्यूज बनती है जब डी एफ बाय के रेशो 0 से 2.5 के बीच में हो। पहले पहला किसके लिए? स्ट्रिप, स्ट्रिप। ये किसके लिए? स्क्वायर और सर्कुलर के लिए। और ये किसके लिए? रेक्टेंगुलर फुटिंग के लिए। क्लियर हुआ? पहला स्ट्रिप, सेकंड स्क्वायर और सर्कुलर, तीसरा रेक्टेंगुलर के लिए। थर्ड, अगर जब डीएफ बाय बी का रेशो क्या हो जाए सर, ग्रेटर देन 2.5 हो जाए, तो वहां पे भी दो वैल्यू, एक तो होती है 7.5 और एक होती है 9, 7.5 और एक होती है 9। ये किसके लिए होती है? एनसी की वैल्यू है ये, एनसी की वैल्यू है, याद रखिएगा। ये स्ट्रिप के लिए होती है और ये स्क्वायर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर के लिए होती है। ये सारा डाटा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ठीक है। एनसी की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू डीएफ बाय बी, तो आपको पहले डीएफ बाय बी निकालना होगा, फिर चेक करना होगा, डीएफ बाय बी निकालना होगा, फिर चेक करना होगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, मेयर ऑफ मेथड। मेयर ऑफ मेथड की बात करते हैं। मेयर ऑफ मेथड की बात करें तो इन्होंने भी क्या दिया था? अल्टीमेट। केवल नेट अल्टीमेट किन्होंने दिया था? स्कैमटस ने। बाकी सभी ने क्या दिया था? अल्टीमेट। सी एन सी, यहाँ पे आई एस डी हर जगह ये जुड़ जाता है। क्यू एन क्यू, आई एस डी, आई क्यू एस क्यू डी क्यू प्लस हाफ डी एन गामा आई एस और डी, आई गामा, आई गामा एस गामा डी गामा। ये आई एस डी क्या है? ये फैक्टर्स है। आई इज द इंक्लिनेशन फैक्टर, इसको क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन फैक्टर। गेट में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गेट में देखिएगा। फिर एस शेप फैक्टर, शेप फैक्टर, और डी जो है आपका डेप्थ फैक्टर है। ये क्या है? डेप्थ फैक्टर। इंक्लिनेशन फैक्टर, शेप फैक्टर और डेप्थ फैक्टर, जो भी वैल्यूज गिवन है, एक टेबल दिया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अलग अलग कंडीशंस में वैल्यू दे रखी है, उनको पुट करके आपको क्यू निकालना है। देखिएगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो। अब आते हैं मेथड्स टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी। बियरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के मेथड, प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, स्टैंडर्ड
पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है। इन दोनों को देखिएगा, यहां से आते हैं अपने गेट में क्वेश्चन, प्लेट लोड टेस्ट और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। आते हैं अपन सबसे पहले प्लेट लोड स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट पे। सबसे पहले आते हैं स्टैंडर्ड, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन में क्या होता है, एक सॉइल मास होती है, उस सॉइल मास को हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ब्लोज लगा के उसे एन नंबर ऑफ ब्लोज, एसपीटी नंबर जिसे कहते हैं, उसको सेटल करना है। कितना, 300 mm। 300 mm तो टोटल सेटलमेंट कितना होता है, टॉप 150 कंसिडर नहीं करते, नेक्स्ट 300 mm में कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगे उसको सेटल करने के लिए, वही होता है एसपीटी नंबर। इसमें दो करेक्शन होते हैं, ओवरबर्डन करेक्शन और एक होता है डायलेटेंसी करेक्शन। इस पे आता है गेट में क्वेश्चन, ओवरबर्डन करेक्शन और डायलेटेंसी करेक्शन। तो लिखिएगा एसपीटी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, कोड IS 2131। कौन सा कोड लेते हैं, IS 2131, कोड 1981, इसके थ्रू करते हैं। IS 2131 1981। वेट ऑफ हैमर कितना होता है, वेट ऑफ हैमर जनरली बुक में लिखा होता है 65 kg, पर अगर मैं इस कोड के बात करूं तो 63.5 kg होता है। कितना होता है, 63.5 kg होता है। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू कोड फ्री फॉल हाइट, फ्री फॉल हाइट के कितनी हाइट से उसे फ्रीली फॉल करना होता है, 75 सेंटीमीटर से उसे फ्रीली फॉल करते हैं। क्लियर हुआ। द नंबर ऑफ ब्लो रिक्वायर्ड फॉर, द नंबर ऑफ blows required for penetration of, required for penetration of 300 mm, 300 mm is called SPT number। कितने ब्लोज लगे उस 300 mm को पेनिट्रेट करने में, इस 300 mm पेनिट्रेशन करने में, उसको बोलते हैं एसपीटी नंबर, जो डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। किसे नोट करते हैं, कैपिटल एन से, नोट करिएगा। अब आते हैं अपन करेक्शन पे। ऑब्जर्व्ड एसपीटी number is corrected for first और second over burden correction और एक डायलेटेंसी करेक्शन। इस करेक्शन पे भी क्वेश्चन आते हैं गेट में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, दिखेंगे ओवर बर्डन करेक्शन और डायलेटेंसी करेक्शन। ओवर बर्डन करेक्शन क्यों करना पड़ा वो देखिए। होता क्या है कि सर, शैलो डेप्थ पे तो सॉइल का एसपीटी नंबर अलग होता है और ग्रेट डेप्थ का एसपीटी नंबर अलग होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि शैलो डेप्थ पे सॉइल की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, ग्रेट डेप्थ पे वो डेंसनेस ज्यादा होती है उस सॉइल की। तो एट शैलो और एक डीप डेप्थ, है ना, तो वैल्यू जो होगी शैलो डेप्थ पे वो बहुत कम होगी। कि टॉप पे अगर टॉप सॉइल पे अगर अपन एसपीटी नंबर ऑफ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो कम आएगा क्योंकि सॉइल लूज है। जैसे ग्रेट डेप्थ पे जाओगे तो सॉइल की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, डेंस हो जाएगी, सॉइल कॉम्पैक्ट हो जाएगी, तो एसपीटी नंबर ज्यादा आएंगे। तो कम और ज्यादा है, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, इसका एवरेज करना है, इसलिए हम लगाते हैं ओवरबर्डन करेक्शन फैक्टर। N1 पहले ही बात कर रहा हूं, N1 इज इक्वल टू N0 इंटू 350 डिवाइडेड बाय, इंटू 350 डिवाइडेड बाय सिग्मा बार प्लस 70। ये फॉर्मूला होता है। N0 क्या है, ऑब्जर्व्ड एसपीटी नंबर। यह है ऑब्जर्व्ड एसपीटी नंबर, जो हमने ऑब्जर्व किया है, हमने जो कैलकुलेट किया है ऑब्जर्व एसपीटी नंबर। N1 जो है करेक्टेड एसपीटी नंबर फॉर ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन। ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन के बाद में N1 क्या हुआ, वो हो गया। सिग्मा बार जो है ये है इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर इसकी वैल्यू, इफ सिग्मा बार इज ग्रेटर देन 280 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, देयरफॉर देयरफॉर करेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, प्लीज, नॉट रिक्वायर्ड।
अगर इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 280 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ज्यादा हो गई तो दिस करेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड या देयरफॉर करेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। ये करेक्टेड वैल्यू फॉर ओवरबर्डन करेक्शन है N1 और ये ऑब्जर्व वैल्यू है कि जितना हमने टेस्ट किया कितने नंबर आए एसपीडी नंबर वो यहाँ पे पुट कर देना है। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं सेकंड डायलेटेंसी करेक्शन की। डायलेटेंसी करेक्शन की अगर बात की जाए तो n इज इक्वल टू 15 प्लस हाफ N1 माइनस 15। ठीक है, N1 क्या है, जो पहले करेक्शन से ओवरबर्डन करेक्शन से जो वैल्यू करेक्ट हुई है वो N1 हो जाएगा। ठीक है, वो पुट करना है और n क्या हो गया, फाइनली करेक्टेड वैल्यू, ये हो गई फाइनली करेक्टेड वैल्यू। बात क्लियर हो गई? अगर N1 की वैल्यू 15 से ज्यादा होगी तो करेक्शन अप्लाई करेंगे, करेक्शन इज अप्लाइड। और इफ द N1 वैल्यू इज लेस देन 15 तो करेक्शन इज नॉट अप्लाइड, तो करेक्शन अप्लाइड नहीं करेंगे। अगर N1 की वैल्यू 15 से ज्यादा होगी तो करेक्शन लगेगा और N1 के लिए 15 से कम होगी तो करेक्शन नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपन, नोट कर लिया? नोट कर लिया? अब आते हैं अपन नेक्स्ट पे, प्लेट लोड टेस्ट। प्लेट लोड टेस्ट, प्लेट लोड टेस्ट जो है ये बियरिंग कैपेसिटी के साथ साथ सेटलमेंट को भी कैलकुलेट करता है। क्या करता है? इट कैलकुलेट या डिटरमाइंस बोथ बियरिंग कैपेसिटी, डिटरमाइन बोथ बोथ बियरिंग कैपेसिटी एंड सेटलमेंट। बियरिंग कैपेसिटी और सेटलमेंट दोनों को डिटरमाइन करता है कौन सा? प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, साइज ऑफ द प्लेट की अगर बात करें, साइज ऑफ द 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक की प्लेट यूज होती है। 30 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर की प्लेट यूज हो सकती है और हैविंग थिकनेस, थिकनेस not less than 25 mm, having thickness not less than 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए थिकनेस। ठीक है, साइज ऑफ द प्लेट जो होती है, साइज ऑफ द पिट जो होती है इज 5 टाइम्स द साइज ऑफ प्लेट। प्लेट की साइज के 5 गुना होना चाहिए पिट की साइज। पिट का साइज मतलब कि हम पिट कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसके अंदर हम प्लेट को रखते हैं। हम एक पिट कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसके अंदर हम इस प्लेट को रखते हैं। ये प्लेट की साइज है और ये पिट की साइज है। ये पिट की साइज जो होनी चाहिए ये बी प्लेट की साइज से, प्लेट की साइज से कितनी होनी चाहिए? 5 टाइम्स होनी चाहिए। फिर इस पे लोडिंग अरेंजमेंट लगाते हैं और इनिशियल सिटिंग प्रेशर रखते हैं 7 किलो पास्कल। इनिशियल सिटिंग प्रेशर रखते हैं 7 किलो पास्कल। और जब या तो सॉइल शियर में फेल हो जाए या 25 mm से सेटलमेंट हो जाए, या 25 mm सेटलमेंट हो जाए, दोनों में से जो भी चीज पहले होगी वहां पे हम कह देंगे कि टेस्ट अब हो चुका है ओवर, टेस्ट अब हो चुका है ओवर। देखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है। ये फॉर्मूले क्या थे? अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी के फॉर्मूले बाय प्लेट लोड टेस्ट, पहला फॉर क्ले और दूसरा किसके लिए? फॉर सैंड। दो फॉर्मूले दिए थे फॉर क्ले और फॉर सैंड, क्यू अल्टीमेट ऑफ प्लेट फुटिंग और क्यू अल्टीमेट ऑफ प्लेट। ये क्यू अल्टीमेट ऑफ फुटिंग अपॉन में क्यू अल्टीमेट ऑफ प्लेट इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द फुटिंग अपॉन में विड्थ ऑफ द प्लेट। ठीक है, तो ये जो क्ले है ये साइज पे मतलब डायमेंशन पे मतलब फुटिंग के डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती। तो सैंड जो है, तो सैंड पे अगर आप फुटिंग बनाते हो तो डिपेंड करती है साइज ऑफ द फुटिंग पे। ठीक है, डिपेंडेंट होती है साइज ऑफ द फुटिंग पे।
तो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग क्यू क्या है? अल्टीमेट यूएफ, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग, और क्यूयूपी जो है ये अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट है। बीएफ ये है आपकी विड्थ ऑफ फुटिंग, विड्थ ऑफ द फुटिंग, और पीपी क्या है आपकी विड्थ ऑफ द प्लेट है, विड्थ ऑफ द फुटिंग और विड्थ ऑफ द प्लेट है। नोट करिएगा। इसी तरह से सेटलमेंट कैलकुलेट करना हो, सेटलमेंट कैलकुलेट करना हो, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं गेट में। सेटलमेंट कैलकुलेट करना है, वही फॉर क्ले और सेकंड फॉर सैंड, वही फॉर क्ले और फॉर सैंड। तो एस एफ अपॉन में एस पी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में बीपी। ये एस एफ अपॉन में एस पी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में बीपी, बीपी प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय बी एफ प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला सैंड के लिए और ये क्ले के लिए। एस एफ अपॉन में एस पी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में बीपी, यहाँ पे एस एफ अपॉन में एस पी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में बीपी, ब्रैकेट के अंदर बीपी प्लस 0.3 बी एफ प्लस 0.3 का होल स्क्वायर। एस एफ जो है सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन और सेटलमेंट ऑफ प्लेट, यह है सेटलमेंट ऑफ फुटिंग लिख दीजिएगा, और ये सेटलमेंट ऑफ प्लेट। देन ये विड्थ ऑफ फुटिंग विड्थ ऑफ प्लेट है, विड्थ ऑफ फुटिंग विड्थ ऑफ प्लेट है। अब आइएगा कांटेक्ट प्रेशर की बात करते हैं। कांटेक्ट प्रेशर की अगर बात करते हैं तो दो ब्लॉक बना रहे हैं। एक हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए, ये किसके लिए है? फ्लेक्सिबल फुटिंग के लिए, और ये है आपके रिजिड फुटिंग के लिए, रिजिड फुटिंग के लिए। फ्लेक्सिबल फुटिंग किस पे? फॉर क्ले और फॉर सैंड। इसी तरह से रिजिड फुटिंग भी किस पे? फॉर क्ले और फॉर सैंड। देखिएगा किस तरह का डायग्राम बनता है, किस तरह का डायग्राम बनता है। तो कुछ क्ले में इस तरह का डायग्राम बनता है। तो मैक्सिमम कहां पे? मैक्सिमम कहां पे प्रेशर? सेंटर पे। मिनिमम कहां पे? एजेस पे। इसी तरह से सैंड की बात करें तो किस तरह का डायग्राम बनता है? कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है, कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है। तो इसमें इसमें मैक्सिमम कहां पे? एजेस पे। और मिनिमम कहां पे? सेंटर पे। क्लियर हुआ? सेंटर पे। फिर अगर बात करें यहां पे, फिर अगर बात करें यहां पे, तो ये क्ले के लिए और ये सैंड के लिए। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम कहां पे? एजेस पे। मिनिमम कहां पे? सेंटर पे। इसमें मैक्सिमम कहां पे? सेंटर पे। और मिनिमम कहां पे? एजेस पे। डायग्राम शो कर रहा है, ये एक डायग्राम शो कर रहा है कि मैक्सिमम कहां पे एजेस पे, और मैक्सिमम कहां पे? सेंटर पे, मिनिमम एजेस पे। ठीक है, फिर आते हैं परमिसिबल लिमिट ऑफ सेटलमेंट इज परमिसिबल
लिमिट ऑफ सेटलमेंट, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। ठीक है, तो दो लिमिट होती है, एक तो होती है टोटल परमिसिबल लिमिट, टोटल परमिसिबल सेटलमेंट, सेटलमेंट, और दूसरा होता है आपका, बी लिखिएगा, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट, सॉरी। परमिसिबल लिमिट ऑफ सेटलमेंट जो होती है, एक तो टोटल परमिसिबल और एक डिफरेंशियल होती है। टोटल परमिसिबल अगर आइसोलेटेड फाउंडेशन की बात करें, आइसोलेटेड फाउंडेशन की बात करें या आइसोलेटेड फुटिंग की बात करें, और एक राफ्ट फुटिंग की बात करें। आइसोलेटेड का मतलब हर एक कॉलम के लिए इंडिविजुअल, और राफ्ट कब प्रोवाइड करते हैं, जब टोटल फुटिंग का एरिया इट मोर देन दी 50% ऑफ द प्लान एरिया। तो आइसोलेटेड फुटिंग किस पे, क्ले और सैंड पे, क्ले और सैंड पे। क्ले में ज्यादा होता है सेटलमेंट 65 और सैंड में 40 क्ले और सैंड पे 65 और 40। राफ्ट फाउंडेशन किस पे, क्ले और सैंड पे, तो 65 से 100 और 40 टू 65 क्लियर हुआ, 40 टू 65 और 65 टू 100 डिफरेंशियल सेटलमेंट की बात करें तो क्ले और सैंड में 40 और 25 40 और 25 क्लियर हुआ, नोट कर लीजिए। तो कल करेंगे अपन रिमेनिंग चैप्टर डीप फाउंडेशन, कल आएंगे हम रिमेनिंग चैप्टर डीप फाउंडेशन पे, और कल हमारी लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो गुड बाय।